Hello students, this is the question number 11 for the not-for-profit concern. As you know, we always mention all the receipt side accounts goes to the income side, or some kind of account goes to the liability side, if any. I will give you explanation. And the payment side account goes to the expenditure side or to the asset side. Correct? Then we'll see accounts explanation one by one. Cash in hand will not consider, cash at bank will not consider, at it is a opening balance. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें अर्लियर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, इसे भी हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि यही बैलेंस हमें ओपनिंग रिसिप्ट दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हमें एज यूजुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा गया है. ट्यूशन फीस, there is a one adjustment on tuition fees, so I will make star here. It goes to the income side. See the second adjustment, outstanding tuition fees 15,000, जो कि ट्यूशन फीस में पहला इफेक्ट ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड में. करेक्ट? Then the next one, term fees, income, admission fees goes to the income, donation it goes to the liability side. क्यों liability side में जाएगा? मोस्ट ऑफ हम डोनेशन इनकम साइड में लिखते हैं, लेकिन आज ही क्या हुआ कि ये लाइबिलिटी में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है कैपिटल, इसलिए इसे लाइबिलिटी साइड के कैपिटल फंड के साथ लिखा जाएगा. देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट, रेवेन्यू, इसलिए ये इनकम में ही जाएगा. एंड द सन्डरी रिसिप्ट, दिस अकाउंट ऑल्सो गोज टू द इनकम साइड. देन द नेक्स्ट वन, पेमेंट साइड, सैलरी के लिए हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है. सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड होगा और सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में. ओके, देन इसके लिए एडजस्टमेंट है तो स्टार करना पड़ेगा एंड इफेक्ट गोज टू द एक्सपेंडिचर साइड. देन द लाइब्रेरी बुक्स, काइंड ऑफ असेट्स, लाइब्रेरी बुक्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये भी असेट्स में ही लिखा जाएगा क्योंकि असेट्स के अकाउंट असेट्स में ही हमें लिखने पड़ेंगे. देन द ऑफिस रेंट, एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर, sundry expenses, yes it is also expenditure, insurance expenditure, sports expenses again expenditure, annual gathering expenses, यहाँ पे न्यू इंग्लिश स्कूल का अकाउंट दिया है और एनुअल गैदरिंग यहाँ पे हुई थी, उसका खर्चा एक्सपेंडिचर में ही जाएगा. फर्नीचर गोज टू द असेट साइड, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यस इसे कंसिडर करना है और असेट साइड में लिखना है. यहाँ पर हमें बिल्डिंग का अकाउंट दिया है, अगेन असेट्स का अकाउंट असेट में ही लिखना है. फर्नीचर दिया है, असेट्स का अकाउंट असेट में ही लिखना है. इस फर्नीचर को दिए गए फर्नीचर में ऐड करना है, उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स को भी ऐड करना है और इनके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, इसलिए लाइब्रेरी बुक्स स्टार, फर्नीचर स्टार. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अकाउंट दिख रहे हैं लेकिन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसा फैक्टर कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो हम अभी अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पे लेजर हमारे हो चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. Now we'll see the adjustment one by one. फर्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूशन फीस 90,000 एंड देयर इज़ अ वन एडजस्टमेंट ऑन द ट्यूशन फीस. नंबर सेकेंड, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000. तो जैसे हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट इफेक्ट वी हैव टू ऐड इन द ट्यूशन फीस, इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे. ऐड
आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अमाउंट इज 15,000. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा ₹1,05,000. करेक्ट. देन सेकेंड इफेक्ट वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द asset side. Outstanding tuition fees 15,000. देन सर्टन अकाउंट्स जो हमें बिना एडजस्टमेंट के दिए हैं वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख देता. कुछ अकाउंट्स के ऊपर हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिए थे, इसलिए जैसे मैंने कहा एज इट इज़ मैं इनको लिख देता हूँ. टर्म फीस लिख दिया, एडमिशन फ़ीस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड फिनिश्ड, गवर्नमेंट ग्रांट एज अ रेवेन्यू इसलिए इनकम साइड में आ गया, सन्डे रिसिप्ट 11,000 फिनिश्ड. सिर्फ एक ही अकाउंट हमारा यहाँ पे बचा है, दैट इज़ डोनेशन. कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है इसलिए इसे हम कैपिटल फंड के साथ जोड़ेंगे. तो पहले कैपिटल फंड हमें लिखना पड़ेगा. कैपिटल फंड टेक्स्ट बुक अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 6,43,000. ऐड डोनेशन, डोनेशन अमाउंट हमें दिया हुआ है 61,000 इसलिए 61,000 इसमें हम ऐड कर देते हैं. $7,04,000, right? Then our receipt side is over. Then we'll move to the payment side. Payment side में देखते हैं क्या क्या अकाउंट हमें दिए गए हैं. फर्स्ट अकाउंट दिया है सैलरी, टू सैलरी. एडजस्टमेंट हमें दिया है सैलरी के ऊपर. सैलरी का अमाउंट है 90,000. ऐड आउटस्टैंडिंग salary amount is 9,000. तो हम टोटल करने के बाद मिलती है 99,000. अभी ये जो 9,000 का अमाउंट है ये हम कहाँ पे लिखेंगे, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में. ये आउटस्टैंडिंग है लेकिन इस आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस में और इसमें क्या फ़र्क है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है इसलिए एक्सपेंडिचर जाएगा लायबिलिटी साइड में. आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000. ओके. देन नेक्स्ट इनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट है पेमेंट साइड में जो बिना एडजस्टमेंट के हैं, उनको मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ. यहाँ पर जिन अकाउंट के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था मैंने एज इट इज़ लिख दिया है. उसमें ऑफिस रेंट 10,000 का है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000, इंश्योरेंस 10,200, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000, टू रिपेयर्स 15,000 एंड द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ये अमाउंट भी हमने असेट साइड में लिख दिए हैं. कैश इन हैंड 4,800 एंड कैश एट बैंक 70,000. आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया 74,800. नाउ विल सी द एडजस्टमेंट जिनके ऊपर हमें एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं. यहाँ पे देखते हैं एडजस्टमेंट कौन कौन से अकाउंट के ऊपर हमें दिए हैं. पहला अकाउंट है लाइब्रेरी बुक्स का, वो लिख देते हैं. लाइब्रेरी बुक्स इनिशियल अमाउंट असेट साइड में दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले 45,000. ऐड न्यू परचेज, नए बुक्स कितने अमाउंट के परचेस किए हैं, तो 14,000 के परचेस किए हैं. टोटल मिलता है 59,000. और उसके बाद डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 9,000 का, जिसे हमें
लेस करना पड़ेगा, लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इज़ 9000, 9000 को लेस करते हैं तो आउटर कॉलम में मिलेगा 50,000. देन नेक्स्ट वन इज़ दी, यहाँ पे 4 लाइन हमने छोड़ने चाहिए था, तो वो 4 लाइन यहाँ पे नहीं छूटे हैं क्योंकि हमने कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखा है, तो इसलिए उसे नीचे लिख देते हैं. फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट इनिशियल दिया हुआ है 72,000. ऐड न्यू परचेस, नया परचेस किया हुआ है फर्नीचर का 50,000. टोटल आ गया 1,22,000 लेस डेप्रीसिएशन दिया है 10,000 रुपये. 10,000 माइनस करते हैं तो अमाउंट मिलेगा 1,12,000. अभी दोनों डेप्रीसिएशन को प्लस करते हैं तो दो अमाउंट का डेप्रीसिएशन आता है 19,000, तो ये 19,000 यहाँ पे पोस्ट कर देंगे. टू डेप्रीसिएशन कौन से दो अमाउंट के ऊपर है, तो पहला है लाइब्रेरी बुक्स, दूसरा है फर्नीचर. अब चाहो तो इसे अलग अलग भी दिखा सकते हैं या फिर एक साथ ऐड करके भी दिखा सकते हैं. टोटल इज़ 19,000. अभी और क्या बचा है वो देख लेते हैं. इसमें हमें अर्लियर बैलेंस शीट में बिल्डिंग का अकाउंट भी दिया है, तो जो स्पेस हमने यूटिलाइज नहीं किया था वहीं पे लिख देते हैं. बिल्डिंग का अमाउंट है 4,50,000. और एक अकाउंट हमें वहाँ पे दिया है, दैट इज़ कंप्यूटर लैबोरेटरी. अमाउंट इज़ 60,000. राइट, फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड इज़ ऑल्सो ओवर. इट मीन्स हमारा कंप्लीट काम यहाँ पे हो चुका है सिवाय सरप्लस डेफिसिट कैलकुलेट करने के. यहाँ पर टोटल मैंने कर दी है. इनकम साइड की टोटल आती है 2,53,000. एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आती है 2,04,200 एंड विल गेट द सरप्लस अमाउंट इज़ 48,800. अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमें आंसर दिया है ओनली 48,000, बट द एक्चुअल करेक्ट आंसर इज़ 48,800. यहाँ पे हम लिख देते हैं टू सरप्लस 48,800. हमारा हमेशा का स्टेटमेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. और इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो कैपिटल फंड के साथ ट्रांसफ़र करेंगे. ऐड सरप्लस 48,800. टोटल हमें मिलेगा 7,52,800 and you will get the tally amount 7,61,800. 7,61,800. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो